नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। उम्मीद है सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बारिश होने लगी है थोड़ी सी, तो बारिश का मजा ले रहे होंगे क्योंकि अब गर्मी जो है थोड़ा सा कम हुई है। बारिश आई है तो मौसम सही है, तो अब जो है आप अपनी तैयारी को एक और बूस्ट दे सकते हैं। अभी तक क्या होता है, जब गर्मी होती है बड़ी चिपचिप होती है, हर कोई किसी के घर में एसी अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो अब जो है मौसम एकदम से चेंज हो चुका है, बारिश आ चुकी है, बरसात होने लगी है और एग्जाम की भी बारिश थोड़े दिनों में शुरू ही होने वाली है, क्योंकि अब जो है जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो यूपीपी का री एग्जाम हो, आरओ एआरओ का, उसकी तो खैर कैलेंडर में डेट दिसंबर दिख रही है। तो आपके जितने भी एग्जाम हैं, ये सारे एग्जाम अब होने वाले हैं, तो आप सभी को कमर कस लेनी है और जो है पढ़ाई को और क्या करना है, बूस्ट देना है। जितनी ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं उतनी ज्यादा मेहनत आपको करनी है। तो आज का जो हमारा एक नया टॉपिक है वो है जनगणना, उत्तर प्रदेश की जनगणना। जनगणना देश की भी है, जनगणना प्रदेश की भी है। तो जो जनगणना होती है उसमें प्रदेश और देश दोनों की ही जनगणना होती है। लेकिन हम इस समय हम जो आज पढ़ेंगे वो उत्तर प्रदेश की जनगणना पढ़ेंगे, और उससे संबंधित या जो उससे रिलेटेड होगी वो हम पूरे भारत वाली जनगणना या टोटल से कंपेयर करके भी देखेंगे। बाकी जो हम भारत की जनगणना पढ़ाएंगे तो वो जनगणना एक अलग क्लास में ली जाएगी, और आज जो है उत्तर प्रदेश विशेष चल रहा है हमारा, तो उत्तर प्रदेश की जनगणना ली जाएगी। और जो उत्तर प्रदेश के जो एग्जाम होते हैं वहां से 90% चांसेस होते हैं कि जनगणना से प्रश्न, एक पहला तो नंबर की जनगणना जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से प्रश्न आपका आता ही आता है। एक से दो प्रश्न, किसी किसी एग्जाम में तो चार चार प्रश्न आते हैं। जैसे आपका जो एजीटी एग्जाम है उसमें मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न जनगणना से आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 20 मार्क्स का क्या, 20 क्वेश्चन का क्या है, एक पोर्शन, एक सेगमेंट ही अलग है, उत्तर प्रदेश विशेष नाम से। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना है वो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में पूछी ही जाती है। 90% उत्तर प्रदेश प्रदेश की जनगणना से जो है प्रश्न आते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनगणना का इतिहास, कब से शुरू हुई, किसने शुरू की, कैसे होती है, कौन सा अधिनियम है, ये सारी चीजें देखेंगे। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनगणना के वो देखेंगे। अब देखिए, अभी जो है आपको 2011 की ही जनगणना पढ़नी पड़ेगी। आपका अगर इस 2024 में एग्जाम होने वाला है तो आपको 2011 की ही जनगणना पढ़नी पड़ेगी। वैसे आप सबको पता होगा कि जनगणना प्रत्येक 10 साल पर होती है। 2011 में लास्ट जनगणना हुई थी। अब जो जनगणना है वो होनी थी आपकी 2021 में, लेकिन कोविड पैंडेमिक के चलते जनगणना 2021 में नहीं हुई। 21 में नहीं हुई, 22 में नहीं, 23 में नहीं हुई। अब जो नई जनगणना आएगी उसके उसका जो डेटा आएगा उसके बाद से हमें उस जनगणना का डेटा याद रखना है। अभी तक क्या है, अभी जो है 2011 की ही जो जनगणना है उसी का डेटा हमें याद रखना है, और वही हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वहीं से एग्जाम में आएगा। तो अभी अगली जनगणना की तो बात नहीं करते हैं, हमें 2011 की जनगणना क्या है, पढ़नी है। क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे क्या है आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी आपके जो दोस्त हैं वो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो इसी के साथ शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो सबसे पहले देखेंगे जनगणना 2011। जनगणना 2011, यानी कि हमें 2011 वाली जनगणना क्या है, देखनी। ठीक है, अब देखिए, अगर जनगणना की बात करेंगे तो सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम जब जनगणना हो रही है, तो ये भी तो हुआ होगा कि सबसे पहले किसी ने जनगणना मतलब लोगों की जनगणना की होगी। अब वो कब हुई थी और किसने की थी, ये देखिए। सर्वप्रथम जनगणना होती है आपकी 1872 में। कब?
1872 में प्रथम जनगणना होती है। पहली बार जनगणना, पहली बार जनगणना 1872 में होती है। अब 1872 अगर आप देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए इस समय हम क्या थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थे, यानी कि ब्रिटिश की सत्ता हम पे थी। तो उस समय पे जो है आपके कौन थे, ये हुई थी आपकी मेयो के काल में। किसके, मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो थे, उनके मेयो के द्वारा कराई गई थी, या मेयो के काल में कराई गई थी। ठीक है। अब मेयो के काल में 1872 में पहली बार, जो सबसे प्रथम बार अगर जनगणना पूछेगा तो 1872 में मेयो के काल में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी। लेकिन 1881 में क्या हुआ, 1881 में पहली बार विधिवत जनगणना कराएगी। कैसे जनगणना कराएगी, पहली बार विधिवत जनगणना कराएगी। अगर आपसे पूछेगा कि पहली बार विधिवत जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो 1881 से, और पहली बार जनगणना कब हुई, तो वो 1872 से। पहली बार विधिवत जनगणना, पहली बार विधिवत जनगणना ये होती है आपकी 1881 में। और इस समय पे आपका जो इस समय मेयो का काल था, और उस समय पे कौन था, रिपन। कौन था, रिपन के काल में, लॉर्ड रिपन के काल। तो आपको याद रखना है 1872 में पहली बार जनगणना कराई गई मेयो के काल में, और 1881 में पहली बार विधिवत जनगणना कराई गई थी रिपन के काल में। ये दोनों ही प्रश्न एग्जामिनर जो है, प्रश्न पत्र आपका बनाता है, उसके लिए बहुत ही ये फेवरेट प्रश्न है। और 1881 में ये कहा गया था कि प्रत्येक 10 साल पर, क्या, प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार जनगणना होगी, 10 वर्ष में जनगणना होगी, जनगणना होगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अब देखिए, अब अगला पॉइंट है, जो हमारी वर्तमान जनगणना है, हम आपको पॉइंट वाइज ही लगे दिखा रहे हैं। जो हमारी वर्तमान जनगणना है, वर्तमान जनगणना है, जो हमारी वर्तमान जनगणना है, ये जो है आपके जनगणना अधिनियम 1948। वर्तमान जनगणना, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। अब देखिए, 1872 में पहली बार जनगणना मेयो के काल में हुई, 1881 में विधिवत जनगणना रिपन के काल में हुई। फिर क्या हुआ, प्रत्येक 10 वर्ष पे जनगणना होती रही, 1851 में हुई होगी, 1901 में, 1911 में, आपका 1921 में, 1931 में, 1941 में, फिर होती है जनगणना 1951 वाली। अब 41 वाली जब तक थी तब तक हम क्या थे, ब्रिटिश की कॉलोनी थे। लेकिन जो 1951 की जनगणना हुई होगी, उसमें हम क्या थे, उसमें हम स्वतंत्र हो चुके थे। और स्वतंत्र हो चुके थे तो तब उनके ब्रिटिश के अपने नियम लगते थे 1941 वाली जनगणना में। लेकिन जब हम आजाद हो चुके थे 1947 में, तो 51 की जनगणना कराने के लिए 1948 में एक अधिनियम आया, जिसका नाम था जनगणना अधिनियम 1948। उसके तहत आज तक जनगणना क्या है, होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और एग्जाम में पूछता है कि जो वर्तमान जनसंख्या है, वो वर्तमान जो जनगणना है, वो किस अधिनियम के तहत होती है। तो जो वर्तमान की जो जनगणना है, वो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत होती है। किसके तहत होती है, 1948 के तहत होती है। अब आ जाइए आप 2011 की जनगणना। यूपी की जनसंख्या,
आप सब लोग साथ में नोट करते हुए चलेंगे या फिर बाद में आप क्या करेंगे, आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, अब ये सब कुछ जो है 2011 के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में कितनी थी? 19,98,12,341। ये कितनी थी? ये क्या थी? ये उत्तर प्रदेश की टोटल क्या है, जनगणना है। जब क्या है, टोटल जनसंख्या है किसकी? उत्तर प्रदेश की। और जो ये जनसंख्या है, ये देश का देश की संख्या का कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? 16.5%। आपसे ये वाला नंबर कम पूछता है एग्जाम में, ये वाला, कि उत्तर प्रदेश की एग्जैक्ट जनसंख्या बताइए। आपसे पूछता है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो भारत की संपूर्ण जो भारत की जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है। तो आपके लिए ये नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला, जितना आपके लिए 16.5% जो है इंपॉर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कि जो भारत है, भारत की जितनी भी जनसंख्या है उसका 16.5% जो है सिर्फ और सिर्फ कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। कहां पे है? उत्तर प्रदेश में है। 16.5% कहां पे है? आपका उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए, यहां पे अगर हम मेल और फीमेल की बात करेंगे, मेल और फीमेल, तो मेल है इसमें आपकी 95, 33, 18, 31, ये कितने हो गए आपके? मेल हो गए। अब इनका जो है इसमें प्रतिशत, उत्तर प्रदेश वाले में प्रतिशत है, देश की भी बात नहीं कर रहे। ये मेल का, फीमेल का जो प्रतिशत है वो आपका हो जाता है 47.71%। उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 47.7%। मेल नहीं, ये फीमेल है। ये हो गई आपकी फीमेल और ये है आपके मेल। अब मेल देखिए कितने हैं, मेल हैं आपके 10, 44, 80, 510। अब इनका कितना प्रतिशत हो जाएगा? अब इसको 100 में से आप इसको माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 3, और कितना हो जाएगा आपका? 47.71%। और ये हो जाएगा आपका 49, 52.49%। 52.49%। 52 52.49% क्या है? मेल है। अगर आपसे पूछे, देखिए आपके प्रश्न कितने हो गए, हम आपको बताते हैं। पहला प्रश्न आपका ये हो गया कि पहली बार जनगणना कब हुई? 1872। ठीक। दूसरा प्रश्न हो गया पहली बार विधिवत जनगणना कब हुई? तो आपका 1881 में, दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न है पहली बार जनगणना किसके काल में हुई थी? 1872 में, मेयो के काल में। चौथा प्रश्न आपका बन गया कि विधिवत जनगणना 1881 में किसके काल में हुई थी? तो आपके रिपन के काल में हुई थी। और जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में थी, ये आपको पता होना चाहिए। वर्तमान जनगणना किस पर आधारित है? जनगणना अधिनियम 1948 पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बना, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आपका एक ये सवाल बन गया, 16.5%। अब आया उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो आपको बताना है 47.71। आप एक याद कर लीजिए महिलाओं वाला, मेल आप अपने आप निकाल लेंगे। इसमें से आप क्या करिए, 100 में से माइनस कर दीजिए तो मेल कितने हैं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में? मेल यानी कि पुरुष का प्रतिशत क्या है? तो आपको बताना है कि 52.49% क्या है? पुरुष है। और 47.71% क्या है? महिला है। तो आपके कितने प्रश्न बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल आपके यहाँ से 9 प्रश्न बनते हैं। और ये सारे प्रश्न जितने भी हमने आपको यहाँ पे 9 प्रश्न इसमें बताए हैं इस पेज पे, ये 9 के 9 प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और डिट्टो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो आपको बताना है 47.71%। अगर पुरुष का प्रतिशत पूछे तो वो है आपके 52.4। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अब अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है आपका? वो है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये आपका कौन है? यूपी। ये भी आपको याद रखना है। अब यहीं पे है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपका किस राज्य में है 2011 के अनुसार? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या वो आपकी हो जाएगी सिक्किम में। ये बात आपको याद रखनी है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान 28 राज्यों में कौन सा है? पहला है। और वहीं अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे, हम आपको बता चुके हैं, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा है। सबसे पहले नंबर पे आपका राजस्थान। कौन सा? राजस्थान हो गया सबसे पहले, हो गया आपका राजस्थान, फिर हो गया आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और फिर आपका हो गया उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान। जनगणना की दृष्टि से क्या है? पहला स्थान है, क्योंकि हम लोग जनगणना जनसंख्या बढ़ाने में क्या है, बहुत आगे हैं। और कोविड में तो और भी ज्यादा क्या हुआ, एक जनसंख्या विस्फोट हुआ। जितने लोग कोविड में गए उससे कहीं ना कहीं ज्यादा क्या हुआ, फायदा हुआ। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो आपका सिक्किम है। और एक बात आप याद ये भी याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ना, वो पूरे भारत देश के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33%। कितना है? 7.33%। अब आइए उत्तर प्रदेश, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। तो अब देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों को घटते हुए क्रम में लगाइए। तो हम क्या करते हैं, आपके जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं उनको हम आपको बताते हैं। सर्वाधिक पूछेगा तो आप सबसे पहला बता देंगे, अगर उनको अरेंज करने को बताएगा तो आप उनको अरेंज कर देंगे। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। अब देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे? प्रयागराज। कहाँ पे है? प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है, निवास करती है। तो अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश में, तो आपका प्रश्न हो जाएगा प्रयाग। क्या? प्रयागराज। और दूसरा है आपका, प्रयागराज हो गया, और दूसरा आपका हो गया मुरादाबाद। मुरादाबाद, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, 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 आजमगढ़ और लखनऊ। आजमगढ़ और लखनऊ। तो ये जो है आपके 5 जिले हैं जनसंख्या की दृष्टि से घटते हुए क्रम में। सर्वाधिक जनसंख्या आपकी प्रयागराज की है, तो ये आपको याद रखना है। अगला है
अब जब सर्वाधिक जनसंख्या वाले हो गए तो आपको सबसे कम जनसंख्या वाले भी लिखने हैं। यहां देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 जिले, ये आपको देखना है कौन से। अब सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या आपके प्रयागराज की है, उससे कम मुरादाबाद की, उससे कम आपकी गाजियाबाद की, उससे कम आजमगढ़ की और उससे कम लखनऊ की, तो 5 हो गए। अब सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की अगर बात करेंगे तो सबसे कम जनसंख्या है आपकी महोबा की। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले की है, तो आपका हो जाएगा क्या, महोबा। महोबा से ज्यादा चित्रकूट में, कहाँ पे, चित्रकूट, महोबा से ज्यादा चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद हमीरपुर, क्या, हमीरपुर, और फिर श्रावस्ती, क्या, श्रावस्ती, और उसके बाद में आता है ललितपुर। तो आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है। ये ये वाले आपके घटते क्रम में है और ये वाले यहां से आपके बढ़ते क्रम में है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में, प्रयागराज में। सबसे कम जनसंख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में, महोबा में। और अगर आपको सीरियल में लगाने को दे तो आप ऐसे लगा सकते हैं, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, और इधर प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखें, अब एक प्रश्न आता है दशकीय वृद्धि दर से, किससे, दशकीय वृद्धि दर, यानी कि जो पिछले 10 साल में है, इसमें वृद्धि दर क्या रही थी, क्या वृद्धि दर क्या रही थी, इसको देखेंगे। देखिए, अब यहाँ पे 10 की वृद्धि दर के लिए आपको, क्योंकि 11 से 21 वाला तो अभी आया नहीं, तो आपको जाना होगा 2011 से पहले कब हुई होगी जनगणना, 11 से पहले हुई होगी आपकी 2001 में। देखिए, 2001 से 2011 के मध्य, जो मध्य दशकीय दशकीय वृद्धि दर, वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की कितनी रही, और ये रही है आपकी 20.22%। यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर है, वो रही आपकी 20.22%। जबकि वहीं पे पूरे देश की अगर देखेंगे तो ये तो हो गई आपकी यूपी की, और अगर देखेंगे 2011 के मध्य दशकीय वृद्धि दर देश की अगर देखेंगे तो देश की दशकीय वृद्धि रही थी 17.7%। ये है आपके पूरे भारत की। अब आपसे एग्जाम में अगर पूछे भारत की दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के मध्य क्या रही, तो आपकी है 17.7%। और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि की बात करें 2011 से 2001 से 11 के मध्य, तो वो आपकी है 20.22%। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की जो दशकीय वृद्धि दर है पूरे भारत की दशकीय वृद्धि दर से क्या है, ज्यादा है। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे 20.22% है, यहाँ पे 17 दशमलव क्या है, 7% है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखेंगे, अगर आप देखेंगे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, आपसे इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता है कि जिले में दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा किसकी, तो आपका सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि होती है गौतम बुद्ध नगर की। और अगर सबसे कम दशकीय वृद्धि दर की बात करी जाए जिले के रूप में, तो आपकी है किसकी, कानपुर नगर। चलिए अब एक एक लिख लीजिए, ज्यादा मत। 2001 से 2011 के दशकीय वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला आपका कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। और अगर वहीं पे आप न्यूनतम की बात करेंगे 2011 में के मध्य, न्यूनतम न्यूनतम
दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो वो आपका है कानपुर नगर। क्या है? कानपुर नगर। ये बात आप याद रखने हैं कि 2001 से 11 के मध्य में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हुई? तो वो है आपका गौतम बुद्ध नगर। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर हुई 1 से 11 के दौरान? तो वो है आपका कानपुर नगर। क्या? कानपुर नगर। ये बात आपको याद रखनी है। अब जो एक आपको पढ़ना है जनसंख्या घनत्व। क्या? जनसंख्या घनत्व। कलर चेंज कर लेते हैं, आज बहुत सारे कलर यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो आप क्या होंगे, आप हो जाएंगे कंफ्यूज। जनसंख्या घनत्व। अभी जनसंख्या घनत्व क्या होता है इसको जानिए। एक किसी पर जैसे आप मान के चलिए 1 किलोमीटर का एरिया है। 1 किलोमीटर के एरिया में जितने लोग रहते हैं वो उस एरिया का क्या होता है? घनत्व होता है। जनसंख्या क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है आपका जनसंख्या घनत्व। तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का जो भी एरिया है उसमें कितने लोग रहते हैं उसको आप वर्ग किलोमीटर में अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? वर्ग किलोमीटर में उत्तर प्रदेश राज्य की जन का क्या आ जाएगा? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व का वैसे एक फार्मूला होता है निकालने का, लेकिन आपको जनसंख्या घनत्व का फार्मूला बिल्कुल नहीं निकालना है। और क्या करना है आपको? सिर्फ इतना जानना है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार कितना रहा और हमारे देश का जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के अनुसार कितना है। तो देखिए हम 2011 की बात कर रहे हैं तो आप अंडरस्टूड है कि सारी बातें 2011 के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। यूपी का जनसंख्या घनत्व, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829। क्या? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग की भी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। नीचे आपका ऑप्शन होता है 829, 830, 828, 832। तो आपको बताना होता है कि जो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है वो 819 है। कितना है? 819 है। वहीं अगर देश का जनसंख्या घनत्व बात करेंगे, देश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व आपका 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए, अब अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है, तो आपको क्या करना है? तो आपको क्या करना है? घटा देना है। क्या? 9 में से 2 गया 7 और 12 में से 8 गया 4 और 7 में से 3 गया 4। आपका ये अंतर भी पूछता है, आपके एक एग्जाम में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व देश के जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है। तो इसका मतलब है आपको दोनों के जनसंख्या घनत्व आने चाहिए, प्रदेश का भी और देश का भी, तभी आप उनका डिफरेंस निकाल पाएंगे। याद करने रटने को आप रट लीजिए, लेकिन अगर आपको दोनों के याद है और अगर पूछ लिया आपसे डिफरेंस तो आप डिफरेंस क्या है आराम से बता दें। अगला, अब यहीं पे बात आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिला। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले में है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, जिला तो यह है आपका गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। अब यहां से आपका नंबर नहीं पूछेगा कभी भी कि गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो आपको वो याद भी नहीं रखना है और हम आपको लिखाएंगे भी नहीं, नहीं तो आप क्या होगे? कंफ्यूज होगे। अब यही आगे अगला आता है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो न्यूनतम जो आपकी जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपका हो जाएगा ललितपुर। क्या? ललितपुर। यानी कि
1 किलोमीटर एरिया में जो हम आपको बता देते हैं, लिखाएंगे नहीं। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व है 3971, यानी कि 3971 व्यक्ति 1 किलोमीटर एरिया के अंदर, 1 किलोमीटर एरिया में रहता है। प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है? 3971। अब सोचिए अब गाजियाबाद कितना घना बसा, 3971। ये 2011 का है, अभी आप चल रहे 2024 में, यानी कि 13 साल पहले का है। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे सेंसस के डेटा तो आप देखिएगा कितना। और न्यूनतम की बात करें, अगर ललितपुर की बात करें तो ललितपुर में केवल 242 लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में। कितने? 342 लोग रहते हैं। ठीक है, अब ये आपका जनसंख्या घनत्व हो गया। अब अगर आगे चलेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर, उच्च साक्षरता दर। ठीक है, साक्षरता दर, साक्षरता दर की बात करेंगे। अब देखिए, जब साक्षरता दर की बात करेंगे तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 67.7%। प्रदेश की साक्षरता दर, तो प्रदेश की साक्षरता दर है आपकी 67.7%। अब ये टोटल है, इसमें मेल भी है और इसमें फीमेल भी है। अब इसी में आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश, देखो पहला प्रश्न बनाएगा उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी, आपको बताना है 67.7%। अब इसी में आपसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है और पुरुषों की साक्षरता दर क्या है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो महिलाओं की पुरुष साक्षरता दर है वो आपकी है 77.3%, और फीमेल की जो साक्षरता दर है वो है 57.2%। 57.2%। अब आप कभी ये मत करिएगा इसमें मेल और फीमेल वाले में, यहां से आप इसमें इसको घटा देंगे, नहीं। मेल अपने आप में 100% है, फीमेल अपने आप में 100% है। जैसे आप ऐसे समझिए, आपके क्लास में 40 छात्र हैं, ठीक है। अब उनमें से 30 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। अब अगर दोनों का प्रतिशत पूछे कि कितने प्रतिशत लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, पढ़ रही हैं अच्छे से या पास हुई, या कितने प्रतिशत लड़के पास हुए, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि 30 का निकाला 50 पर, 15 लड़के पास हुए, आपको 50%, यानी कि 50% लड़के पास हुए, 50% लड़कियां पास हुई, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 30 जो है वो अपने आप में एक 100% है, और जो 10 है वो अपने आप में एक 100% है। वो 10 में से लड़कियां कितनी पास हुई उसका परसेंट। अब मान लीजिए उसमें से अगर 6 लड़कियां पास हो गई तो लड़कियों का जो पासिंग परसेंटेज है वो 60% हो जाएगा। जबकि आप 30 में से 15 पास हुए फिर भी आपका जो पासिंग परसेंट है वो कितना रह जाएगा? 50%। तो ये बात आप याद रखनी है कि जो मेल का जो आपका साक्षरता दर है उत्तर प्रदेश में 77.3% है, और फीमेल का 57.2% है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जितने भी पुरुष हैं उनमें से 77.3% क्या है? पढ़े लिखे, यानी कि पढ़े लिखे नहीं मतलब साक्षर हैं। साक्षर का मतलब अक्षर, और सा माने छा, साथ में, यानी कि अक्षरों के साथ में, यानी कि वो उन्हें अक्षरों का ज्ञान है। अगला है कि महिला का साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो जो प्रदेश की कुल महिला है उनकी 57, हर प्रत्येक 100 महिला में 57.2 महिला क्या है? साक्षर है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर इनमें आप अंतर की बात करें तो इनका अंतर आप अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 20.1%। महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर में अगर अंतर की बात करोगे तो अंतर आपका आ जाता है 20.1% आपका आ जाता है। अगला पॉइंट आता है सर्वाधिक, सर्वाधिक नगरीय, नगरीय साक्षरता किस जिले में है? साक्षरता वाला जिला। तो सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला जो है वो आपका है औरैया। क्या है? औरैया। और वहीं पे अगर न्यूनतम नगरीय साक्षरता दर वाला जिला देखेंगे, न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका रामपुर।
क्या हो जाएगा, रामपुर। ये हो जाएगा आपका रामपुर। ठीक है। अगर देखेंगे सर्वाधिक ग्रामीण ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, तो ये आपका हो जाएगा औरैया। और अगर न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। क्या, श्रावस्ती। तो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक नगरीय साक्षरता वाला जिला औरैया, न्यूनतम नगरीय साक्षरता वाला जिला रामपुर, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला औरैया, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा कौन सा, आपका हो जाएगा ये श्रावस्ती। अब अगर देखिए ये था सर्वाधिक नगरीय साक्षरता और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता। अब अगर ओवरऑल आपसे पूछे कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा, देखिए कौन सा है सर्वाधिक साक्षर जिला, तो ये आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। कौन, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और यहीं पे अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा श्रावस्ती। न्यूनतम साक्षर जिला, तो ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती। क्या हो जाएगा आपका, श्रावस्ती। अब अगला पॉइंट आता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता, तो ये आपकी है कहां पे, गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कहां पे, श्रावस्ती में। क्योंकि श्रावस्ती में क्या है, सबसे कम जो है साक्षर जिला भी है। न्यूनतम न्यूनतम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती। वहीं अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करेंगे, महिला महिला साक्षरता की बात करेंगे तो ये सर्वाधिक महिला साक्षर है कानपुर नगर में। कानपुर में। और अगर यहां पे महिला की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका श्रावस्ती में। यानी कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका हो जाएगा कानपुर, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती, और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला भी जिला क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला आपका कानपुर, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका, श्रावस्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही हूबहू याद रखना है क्योंकि इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अगला है लिंगानुपात। क्या, लिंगानुपात। लिंगानुपात। लिंगानुपात देखेंगे। अब ये लिंगानुपात क्या होता है, अब लिंगानुपात किसी भी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, लिंगानुपात। मतलब किसी क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुष हो और उसके साथ में महिलाएं कितनी, जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है, उसमें टोटल 1980 लोग रहते हैं, जिसमें से 1000 आपके पुरुष हैं और 980 जो है आप महिलाएं हैं। तो उस गांव का जो लिंगानुपात है वो कितना कहा जाएगा, 980। कितना कहा जाएगा, 980। तो इसे क्या, इसी तरह से क्या निकालते हैं, लिंगानुपात। अब लिंगा, और इसे क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। क्या कहते हैं, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो, इसे कहते हैं सेक्स रेशियो कहते हैं। तो सेक्स रेशियो क्या है
कि प्रति 1000 व्यक्ति पर महिलाओं की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, सेक्स रेशियो कहलाती है। अब देखेंगे 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो कितना है। यूपी का लिंगानुपात, लिंगानुपात ये 2011 के इसमें है। तो यूपी का जो लिंगानुपात है वो 2011 के अनुसार कितना है, 912 है। कितना है, 912 है। कितना है, 912 है। वहीं अगर भारत की बात करेंगे तो भारत का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार वो है आपका 943। यानी कि पूरे देश की जो जनसंख्या है उसमें अगर लिंगानुपात निकालेंगे तो 943 है, जबकि उत्तर प्रदेश में आपका प्रति 1000 पुरुष पे 912 महिलाएं ही हैं। बाकी के जो पुरुष हैं आपके वो क्या है, उनकी शादी वादी होनी नहीं है, क्योंकि महिलाएं क्या है, कम पड़ गई हैं। यह ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि हम क्या करते हैं, जो लड़कियां हैं, आप गर्भ हुआ तो गर्भ में पता चला कि लड़की है तो लोग उसे मार देते हैं, लड़कियों की केयर नहीं करते हैं। अब अरे भाई आप ये सोचिए, अगर आप खुद, आपको पता है कि जो लड़की है वो लड़की ही लड़की की दुश्मन है। भाई अब जिस माँ ने पैदा किया उस लड़की को, या जिसे पता है कि उसके गर्भ में एक बच्ची पल रही, एक लड़की है, तो आप ये जानिए वो खुद भी तो लड़की थी कभी। अगर मान लो उसको उसकी माँ ने मार खत्म कर दिया होता गर्भ में ही, तो फिर वो कैसे यहाँ तक आती। तो इसलिए जो है लड़की ही लड़की की दुश्मन है। ऐसे ही एक है कि लकड़ी ही लकड़ी की दुश्मन है। अगर जो पेड़ काटे जाते हैं उसके सबसे बड़ा कारण क्या है, आपका कुल्हाड़ी है। और कुल्हाड़ी में भी पीछे क्या लगा है, लकड़ी लगी हुई है। क्या लगा है, लकड़ी। अब खैर वो अब आप मान देखेंगे कि अब आप कहेंगे सर वो तो कटर आ गए हैं, अब वो एक अलग की चीज है, आपका मॉडर्नाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन पेड़ कटने की शुरुआत वहीं से होती है। क्यों, अगर उस कुल्हाड़ी जो इतनी बड़ी होती है, आपने अगर देखा होगा, अगर उसके पीछे बेट जिसे बोलते हैं, अगर उसके पीछे लकड़ी न लगी हो तो शायद वो पेड़ काटा न जाए। तो वही है कि लिंगानुपात कम क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, औरतें ही लड़ी बच्चियों को क्या करती है, नहीं मार देंगी, उनको ही गर्भ में खत्म कर देंगी, हमें लड़की नहीं चाहिए। अरे भाई आप ये सोचिए, आपको सबको लड़के ही लड़का अगर चाहिए, तो आप जब 20 साल बाद सबके लड़के ही होंगे तो फिर लड़कियां होंगी नहीं, तो फिर लड़कों का आप क्या करोगे। आप खुद सोचिए कि अगर लड़के ही लड़के होंगे, मान लीजिए आपके गांव में 50 लड़के लड़के हैं, अब कोई ऐसा नियम आ जाए कि आप लड़कों लड़के मतलब जो है अपने गांव में ही शादी आपको करनी है, तो आपके गांव में 50-75 लड़के ही हैं, लड़कियां किसी ने पैदा ही नहीं होने दी। अब तो मान लो 20 लड़कियां हो गई, तो 75 और 20 की तो शादी हो पाएगी, बाकी तो 55 ऐसे घूमेंगे, तो फिर उनका क्या करोगे। इसलिए क्या है, सरकार जोर देती है कि लिंगानुपात में वृद्धि हो, लड़कियों को उन्हें जो है गर्भ में मत ना मारा जाए। इसके लिए आपने बहुत सारे देखे होंगे कि भ्रूण की जो पहचान है हॉस्पिटल में कराना उसे अवैध घोषित किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आया, बेटियों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दी गई कि जो लोग गरीब हैं, कुछ की तो मजबूरी होती है कि चलो वो गरीब हैं, बच्ची को कहाँ ले जाएंगे, लेकिन फिर भाई बच्चियों को ले जाओगे तो फिर लड़के भी तो बच्चे हैं, उन्हें क्यों पालना, उनको भी मार देते। क्या है, सरकार जो बहुत सारी योजनाएं चला रही है बेटियों के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना, ताकि उनकी पढ़ लिख के आगे बढ़ाया जाए। और ऐसा संभव तभी होगा जब क्या होगी, लड़कियां खुद शिक्षित होंगी, जिसकी माएँ शिक्षित हैं, उन्हें पता है कि लड़के और लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। आप ये समझिए, आप ये क्यों सोचते हैं कि बच्ची पैदा होगी उसको कैसे रखेंगे, उसकी शादी के लिए पैसा का। आप ये सोचिए कि बच्ची पैदा होगी लड़की, हम उसको उस काबिल बनाएंगे कि हमें किसी के दरवाजे न जाना हो, हमें किसी के दरवाजे न जाना हो कि भाई अपने लड़के की शादी मेरी लड़की से कर दो, और फिर वो तुमसे दहेज मांगे कि भाई 10 लाख 50 लाख दो। अरे अपनी लड़कियों को उस काबिल आप बनाइए कि लड़के वाले खुद लड़के आपके दरवाजे पर लाइन लगा के खड़े हो कि भाई ये देखिए हम इस विभाग में हैं, और ऐरा गैरा तो आएगा ही नहीं, आप इस विभाग में हैं, आप अपनी बेटी की शादी हमसे, आप इस काबिल बनाइए ना। इसीलिए क्या है, हमारे देश में लिंगानुपात कम है, क्योंकि ऐसी रूढ़िवादियां हैं कि आप को लड़का पैदा करना है, लड़का नहीं पैदा हो रहा है, लड़की की बलि दे दीजिए। इसे बाबा बैठे हैं टपोल संघी कि आप लड़की की बलि दे दीजिए, आपको लड़का पैदा। और ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं हमारे देश में जो कि ये सब करते हैं और आज भी मानते हैं। तो अब आप एक बार सोचिए, क्या किसी की हत्या करके किसी में जान आ सकती है, नहीं आ सकती है। ये सिर्फ क्या है, ढकोसले हैं, और आपका क्या है, अंधविश्वास। जो लिंगानुपात है वो कितना है, उत्तर प्रदेश का 912 है, और भारत का टोटल लिंगानुपात कितना है, 943 है। कितना, 943 है। अब देखेंगे यूपी के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक।
लिंगानुपात वाला जिला। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है? जौनपुर। सलाम है जौनपुर वालों को, यहाँ पे 1024 है, यानी कि 1000 पुरुष पे 1024 लड़कियां हैं, यानी कि यहाँ पे लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम। ठीक है, अब वही न्यूनतम की बात करेंगे। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला ये आपका कौन सा है? तो ये है आपका गौतम बुद्ध नगर। क्या है? गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ पर प्रति 1000 पुरुष पर 851 महिलाएं हैं। क्या? 851 ही महिलाएं हैं। तो आप ऐसे इनको देख लीजिए। अब एक आता है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है आपका कौन? बलराम। क्या है? बलरामपुर। और ये जो है शिशु का मतलब होता है 0 से 6 साल। क्या? 0 से 6 साल तक की। अब यहीं पे आपका देखेंगे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला ये कौन सा है आपका? तो ये हो जाएगा आपका बागपत। क्या हो जाएगा? बागपत। बागपत जिला जो है इसमें न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है और बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। बलरामपुर में है आपका 950 और यहाँ पे है आपका 841। ये आपसे नंबर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप इन चीजों को ध्यान कर लीजिए। कुछ पॉइंट है वो और देख लीजिए, जैसे सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। सर्वाधिक अनुसूचित, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका सीतापुर। क्या है? आपका सीतापुर। ये आपका याद रखना, यानी कि जो सर्वाधिक एससी कास्ट है वो किस जिले में रहती है? आपकी सीतापुर में रहती है। और अगर न्यूनतम की बात करेंगे, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला, तो ये आपका हो जाएगा बागपत। बागपत न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला क्या हो जाएगा? बागपत। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला। अगर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति वाला जिला ये कौन हो जाएगा आपका? सोनभद्र। सोनभद्र। और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिले की अगर बात की जाएगी तो ये हो जाएगा आपका बागपत। क्या हो जाएगा? बागपत। अगर प्रतिशत की बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला यह है आपका सीतापुर, और सर्वाधिक अनुसूचित अनुसूचित जाति संख्या वाला प्रतिशत किसमें है सबसे ज्यादा? तो प्रतिशत की बात करेंगे तो प्रतिशत आपका हो जाएगा कौशाम्बी में। कहां पे? कौशाम्बी में। और यहाँ पे आपका प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की, तो ये हो जाएगा आपका सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोन। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इतने पॉइंट थे आपके किससे लेकर के आपका जनसंख्या से लेकर के। और जनसंख्या जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ 2-4 पॉइंट जो बचे हैं वो आपके हम जो एमसीक्यू कराएंगे, और मान के चलिए इस पे जो है आपके लगभग 30 से 35 एमसीक्यू होंगे। तो जो एमसीक्यू में जब कराएंगे तो कुछ जो क्वेश्चन रह गए हैं या कुछ पॉइंट छूट गए हैं वो हम एक बार फिर से देख लेंगे और आपको एमसीक्यू में क्या है कवर कर लेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद। राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते